नजर रखते हुए कफील खान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर अपने पैसे खर्च करके ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश की और ख़रीद भी लिया, जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त उन्होंने की। और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर कोई मैसेकर नहीं हुआ, वहाँ पर किसी की जान नहीं गई। तो ये दूध में बाल निकालने वाली बात तो है नहीं कि लोग इसको नज़रअंदाज कर जाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि डॉक्टर कफील खान इंसानियत की बुनियाद पर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आज NS से लगा करके दे रही है। NS मतलब योगी आदित्यनाथ जी किसी सभा में खड़े होकर कहते हैं कि अगर वो हमारी एक बच्ची को ले जाएंगे तो हम उनके 10 बच्चियों को ले जाएंगे। वो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, वो तो पवित्र शब्द हैं जो एक योगी, एक संत लोगों के लिए प्रवचन कर रहे हैं। ये वही कफील खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने बिना उन बच्चों का जात पात देखे, बिना धर्म देखे अपनी ड्यूटी और इंसानियत की ड्यूटी करते हुए ये लालछन अपने ऊपर लगा रहे हैं। उस शख्स के बारे में ये कहते हैं, तो मैं यूपी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि आपकी गवर्नमेंट नकारा है, नामर्द है। आप असली आतंकवादी को नहीं पकड़ सकते कि जो कि विकास दुबे था, उसको नहीं पकड़ सकते जो आपके लिए इजीली स्केपगोट हो सकता है। डॉक्टर कफील खान के ऊपर आप NS से लगाते हैं। ठीक है, इस सरकार पर तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं रहा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। तो यही हमारी डिमांड थे कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ हैं? आपने कहा था कि 15 लाख आएंगे, वो कहाँ हैं? तो ये सवाल हम ना करें, इसीलिए हमारी बहनों पर, हमारे भाइयों पर और हम पर, यानी कि मुसलमानों पर ड्रैकोनियन लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लाया जाता है। तो हम बराबर 2 करोड़ रोजगार पूछेंगे, हम बराबर 15 लाख पूछेंगे और हम बराबर एंटी CAA के प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और अगर आप सफूरा जरगार को जेल में डालोगे, कफील खान को जेल में डालोगे, शर्जिल इमाम को डालोगे, यहाँ तक कि अगर आप उमेर जुनैदी को भी जेल में डालेंगे, तो उमेर जुनैदी जेल में जाने को तैयार है, लेकिन आपके झूठ के सामने झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। हम जीते हैं तो सच के सहारे, मरेंगे तो सच के सहारे। गंदी राजनीति को अगर ख़त्म करना है तो हमारे पास बहुत बड़ा टूल है, वो है हक की बुनियाद, और दूसरा है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। इन दोनों को मजबूत लेकर के हम चलेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस भारत को वही भारत बनाएंगे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में खड़े रहता था। हिंदू की थाली में मुसलमान खाता था, तो मुसलमान की ईद में शीर खुरमा पीने हिंदू जाता था। इस भारत का सपना लेकर के आप और हम चलेंगे और बहुत ही जल्द उस भारत को हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज एक ख़ास एपिसोड हम आपके सामने लाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर डॉक्टर कफील खान को लेकर काफ़ी सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं। उन पर NSA लगाया गया है और वो काफ़ी मंथ से जेल में हैं। उसी को लेकर आज हमने एक एपिसोड प्लान किया है। इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए हैं उमेर जुनैदी साहब, जो कांग्रेस के लीडर हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और हालिया में कांग्रेस के वित्त आरजी ऑनलाइन नुक्कड़ सभा में भी इनको नेशनल लेवल से इनविटेशन आया था और हमारे चैनल पर मैं वेलकम करता हूं उमेर साहब। उमेर साहब, डॉक्टर कफील खान जिनके तारुफ देना ज़रूरी नहीं समझता, काफ़ी मशहूर हस्ती हैं हिंदुस्तान की, जिन पर NSA लगाया गया है। सफूरा जरगार पर UAPA लगाया गया था, जो प्रेग्नेंट थी और काफ़ी महीने जेल में भी उन्होंने सफ़र किया और कुछ वक्त पहले उनको बेल मिली। शर्जिल इमाम जिस पर UAPA लगाया गया है वो आज भी शायद जेल में है। तो इन सब केसेस पर आपका क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो मैं दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट के सभी व्यूवर्स को आदाब पेश करता हूं और जय हिंद कहता हूं। देखिए, बात मज़े की जहां पर आती है वो ये है कि जैसा आपने कहा कि डॉक्टर कफील खान को जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं समझता हूं यही सब में बड़ा सवाल है कि क्या वो तारुफ के काबिल नहीं है या तारुफ के लायक नहीं है या ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग बात हो सकती है, चाहे उनकी काबिलियत की बात हो, चाहे उनके ताल्लुक़ से कुछ भी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने एक काम किया है जिसके वजह से उनका नाम लेकर के उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो है गोरखपुर का मसाकेर। 2018 में जो मसाकेर हुआ गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, वहाँ पर इनके नाम से FIR मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके दिमाग में आ गया। तो ये उनका अरेस्ट होना, जेल में जाना और ये केसेस होना, ये बिल्कुल उसी की कड़ी है। शुरुआत, नींव उसी दिन उसी वक्त पे रखी गई थी। हुआ क्या था, 10 अगस्त को जब गैस का पाइपलाइन जो है कट किया गया था, गैस सप्लाई ऑक्सीजन की जो रोक दी गई थी, उसके वजह से कई बच्चे जिनकी जान को जोखिम था, जिनकी जान का डर था, उसको मद्देनज़र रखते हुए कफील खान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर अपने पैसे खर्च करके
ऑक्सीजन खरीदने की कोशिश की और ख़रीद भी लिया, जिसके लिए काफ़ी मशक्क़त उन्होंने की। जिस तरह से मीडिया में आ रहा है, उन्होंने 10 पेज का एक लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को तिहाड़ जेल में बैठ करके। तो उसमें ये जाहिर होता है कि 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जमा करने की कोशिश उन्होंने की, जिसको कुछ सिलेंडर्स को वो अपने कार में लेकर के निकले और जो बाकी के सिलेंडर्स थे उसको अरेंज करने के लिए उन्होंने आर्म फोर्सेस के ट्रक्स का मुतालबा किया, डिमांड की, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ में खड़ा था। और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर कोई मसक्र नहीं हुआ, वहाँ पर किसी की जान नहीं गई। तो ये दूध में बाल निकालने वाली बात तो है नहीं कि लोग इसको नज़रअंदाज कर जाएंगे, न्यूज़ भी वायरल जी, ये लोग नहीं देखेंगे और हम ऐसे ही दे देंगे तो वो पी लेंगे। लेकिन ये बात तो सबके सामने थी। जैसे आपने कहा कि काफ़ी न्यूज़ में सब पर चर्चा हो रही थी। तो उसके बाद में जब आरटीआई डाला गया तो आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि वाकई में वहाँ पर ऑक्सीजन की कटौती थी, ऑक्सीजन की कमी थी, जिसको कफील खान ने अपने पैसों से, उमूमन ये होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो गवर्नमेंट के निर्देश का वेट करता है, ऑर्डर का वेट करता है, अपने पैसे कोई खर्च नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर कफील खान ने अपने पैसे खर्च करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अरेंज किया। उसके बाद भी वो कहते हैं कि मुझे और मेरी टीम को इस बात का अफसोस है कि उन 70 बच्चों की जान को नहीं बचा पाया। तो इससे ये जाहिर होता है कि डॉक्टर कफील खान इंसानियत की बुनियाद पर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आज एनएसए लगा करके दे रही है। एनएसए लगाने का वो रीज़न क्या बताते हैं, कोर्ट में ग्राउंड्स क्या बताते हैं कि 12 दिसंबर 2019 को NTCAA जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके खिलाफ वो भाषण कर रहे थे और वो इन्फ्लेमेटरी स्पीच था। मतलब योगी आदित्यनाथ जी किसी सभा में खड़े होकर कहते हैं कि अगर वो हमारे एक बच्ची को ले जाएंगे तो हम उनके 10 बच्चियों को ले जाएंगे। वो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, वो तो पवित्र शब्द हैं जो एक योगी, एक संत लोगों के लिए प्रवचन कर रहे हैं। मतलब ये NTCAA का प्रोटेस्ट अगर करेंगे, ड्रैकोनियन लॉ का अगर प्रोटेस्ट करेंगे, वो तो इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा। ये दो रिलीजन के बीच में लड़ाने वाली बात होगी। ये वही कफील खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन्होंने बिना उन बच्चों का जात पात देखे, बिना धर्म देखे अपनी ड्यूटी और इंसानियत की ड्यूटी करते हुए ये लालछन अपने ऊपर लगा रहे हैं। उस शख्स के बारे में ये कहते हैं तो मैं यूपी गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि आपकी गवर्नमेंट नकारा है, नामर्द है। आप असली आतंकवादी को नहीं पकड़ सकते कि जो कि विकास दुबे था, उसको नहीं पकड़ सकते। जो आपके लिए इजीली स्केपगोट हो सकता है, डॉक्टर कफील खान के ऊपर आप एनएसए लगाते हैं। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ 2 दिन पहले, इसके बारे में आपका क्या बताना है? क्योंकि एक गाड़ी में वो जा रहे हैं ऐसा बताया गया, फिर जो गाड़ी पलटी हुई जिसमें एनकाउंटर किया गया वो गाड़ी अलग थी, काफ़ी सारी न्यूज़। और हैरत की बात तो ये है जो गोदी मीडिया थी वो भी करेक्ट न्यूज़ बता रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए, आप सोशल मीडिया से हैं तो बखूबी आपको स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी होगी, बखूबी आपको किस एंगल से शूट करना है ये तो आप जानते ही होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई इंटरव्यू करते हैं या कोई सेटअप आप डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पर खड़ा होकर के इंटरव्यू लिया जाए, तो वो पहले डिसाइड होता है और उसके बाद में आप इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, इंटरव्यू पहले हुआ है, स्क्रिप्ट बाद में डिज़ाइन की गई है। तो यहाँ पर जो ये मिसकम्युनिकेशन आया है स्क्रिप्ट में और लाइव एक्टिंग में, ये उसका परिणाम गोदी मीडिया आज सच बोलने पर मजबूर हो गया है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, आजकल कोई भी मोबाइल खोलता है, कैमरा लेता है, फ़ोटो खींच करके भेज देता है, तो जो लोगों को दिलचस्प लगता है, मसालेदार जो बात लगती है वो वायरल हो जाती है। तो विकास दुबे का जो सीन है मुझे जॉली LLB 2 की मूवी का याद दिलाता है। जिस तरह से एक कैरेक्टर था जिसका नाम इंस्पेक्टर सिंह कुछ था, वो 29 एनकाउंटर करता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन वो कहाँ अटक जाता है, वो असली इकबाल कादरी की जगह पर इकबाल कासिम को मार गिराता है और उसका केस चलता है। तो उसमें बताया ये गया कि वहाँ पर इकबाल कासिम को टॉयलेट आता है, वो उतरता है, कांस्टेबल भदौरिया की राइफल लेकर के शूट करने की कोशिश करता है। ये सरासर वही सीन विदाउट प्रैक्टिस के विकास दुबे के साथ किया गया है। मतलब विकास दुबे खड़ा होकर के उज्जैन के टेंपल में चिल्ला करके कहता है मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो वो आमंत्रित करता है सबको कि आओ, मैं वो आतंकवादी हूँ, मैं वो मुजरिम हूँ जिसे आप तलाश करो, मुझे पकड़ लो। और वो पकड़ने के बाद
पकड़ने के बाद उज्जैन पुलिस को वो 10 बार बोलता है कि मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हाथ में मत दीजिए, मुझे एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ में मत दीजिए। तो मैं ये सवाल मेरे मन में आ रहा है और बहुत से लोगों के मन में यही आ रहा है कि जो बंदा कॉन्फिडेंटली उज्जैन के मंदिर में खड़ा होकर के चिल्लाता है मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ, तो उस शख्स को किस बात का डर होगा एसटीएफ के पास 10 बार रोने को? सवाल ये हमारे में मन में है, हम भी तो सवाल कर सकते हैं ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा स्क्रिप्ट ला रही है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऐसा स्क्रिप्ट ला रही है जिस पर हमें सवाल करना ये तो एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक रिक्वायरमेंट हो गया है। विकास दुबे का इनकाउंटर होता है, विकास दुबे का पहले अरेस्ट होता है, उसके बाद वो उसको उज्जैन से वापस बिहार में लाने की, उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश की जाती है और रास्ते में वो कांस्टेबल की बंदूक लेकर के भागने की कोशिश करता है और उसकी जो गाड़ी है वो पलट जाती है और निकलता है, टीयूवी या एक्सयूवी में है और बोलेरो पलट जाती है। तो मतलब ये सीन जो है अलग अलग तरीके से, मतलब यहाँ पर एक गाड़ी पलटी हुई है उसका एक सीन लिया जाए, यहाँ पर विकास दुबे ने चिल्ला करके कहा कि मैं विकास दुबे हूँ उसका एक सीन लिया जाए और ये कंसोल्ट करके ये तमाम चीज़ों को जमा करके एक फेक मूवी बनाने की कोशिश की है जो नाकाम साबित होती है। आपका व्यू क्या है इस एनकाउंटर को लेकर, किस लिए यह किया गया? देखिए इस सरकार पर तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं रहा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो। जिस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए सामने आया, वो एक्सयूवी में निकला था, टीयूवी में निकला था, जिसके भी जांच होनी बाकी है। यहाँ पर जांच अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये विकास दुबे था, ये विकार नहीं था। अगर ये विकार होता तो यहाँ पर इंक्वायरी फास्ट होती। ये विकास था और ये वही विकास है जिसको 2014 से हम लोग ढूंढ रहे थे। तो ये विकास के मिलने पर अब इस पर तो काफ़ी चर्चा होनी बाकी है, काफ़ी लीडर्स इस पर बहुत सी टिप्पणियाँ करेंगे। तो ये वही विकास है जिसकी हम तलाश कर रहे थे और वही विकास का इनकाउंटर जो कि मैं समझता हूँ कि असल में हुआ है या नहीं, क्योंकि एक गाड़ी में निकलता है, दूसरी गाड़ी पलटती है, तो कहा जाता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा एक सवाल है, जब भी कोई मुजरिम को लेकर के जाया जाता है उसके हाथ में हथकड़ी होती है, तो हथकड़ी लगा हुआ विकास दुबे किसी की राइफ़ल छीनने की कोशिश करता है तो शायद उसने ऐसे, उस कांस्टेबल ने ऐसे कहा होगा कि भैया आपके हाथ में हथकड़ी है, हम आपकी मदद करते हैं, आप ये लीजिए और हम पर शूट कीजिए। मतलब कुछ कोशिश तो की होगी। सही बात। और उसके बाद इन्होंने अटेंशन तो गेन किया ही होगा ना। तो ये तमाम चीज़ों से मुझे तो ये नहीं लगता कि असल में इसका इनकाउंटर हुआ है। ये मेरी एक टिप्पणी है। अगर होता भी है तो जाहिर सी बात है कई राज उसके साथ चले गए, कई राज को छुपाने के लिए एक की बलिदान देना कोई बड़ी बात नहीं है और राजनीति में तो बलिदान ही की बात होती है। कल से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने कफील खान के बारे में ये कहा कि सरकार को एनएसए उन पर से हटाना चाहिए और कार्रवाई जल्द से जल्द ख़त्म कर उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि एक मीडिया चैनल पर यह बताया जा रहा है, एंकर का कहना यह है आतंकवादी कफील खान, देश को तोड़ने वाला कफील खान। आखिर क्या वजह है असदुद्दीन ओवैसी ने इनके फेवर में स्टेटमेंट दिया? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी के प्रमुख हैं, वो जिसकी मर्ज़ी है उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात कफील खान की आती है, मैं नहीं समझता कि वो कोई पॉलिटिकल क्राइटेरिया लेकर के कर रहे हैं। अगर हो सकता है पॉलिटिकल क्राइटेरिया होगा तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल क्राइटेरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो हो सकता है उसकी पॉलिटिकली बेनिफिट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मैं कहता हूँ, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई बड़ा नेता हो, जब कफील खान के फेवर में बात करता है तो कफील खान को जो आतंकवादी बताया जाता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो आतंकवादी होता तो बच्चों की जान क्यों बचाता? अगर वो बच्चों की जान बचाने वाला आतंकवादी है तो मैं कहता हूँ कि मैं भी एक आतंकवादी हूँ, आप भी एक आतंकवादी हैं और सभी एक आतंकवादी हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी और के बच्चे के बारे में नहीं, अपने खुद के बच्चे के बारे में सोचेंगे। और अपने बच्चे के बारे में सोचने वाला अगर आतंकवादी है तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी को छोड़ करके, योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके बाकी सब आतंकवादी हैं, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है। और बात असदुद्दीन ओवैसी की जो सपोर्ट में आते हैं, मैं उनकी तायद करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी कफील खान के लिए उतरे हैं मैदान में। मैं वैसे ही नरेंद्र मोदी से भी उम्मीद रखता हूं कि वो भी उनके फेवर में उतरेंगे और न्याय प्रक्रिया को
सही रिपोर्ट भेजने का मुतालबा अपनी गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से करेंगे ताकि उन पर से NSA निकाला जाए। सफूरा जरगार का भी इशू आपने देखा काफ़ी सारा, आपने भी उस पर बात की थी। एक प्रेग्नेंट लेडी को इतने महीनों तक जेल में रखा गया और अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनको रिलीज़ मिली है कि वो मीडिया ट्रायल्स अटेंड नहीं करेंगी, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं जाएंगी। तो सफूरा जरगार के इशू पर क्या बोलेंगे आप? हाँ देखिए, सफूरा जरगार हमारी जो बहन हैं उनके साथ एक पहर का हमारा जुड़ाव है। जिस तरह से आप जानते हैं कि गुलबर्गा में बहुत बड़ा एक स्टूडेंट कन्वेंशन हुआ और स्टूडेंट एक्टिविज़म में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आइडल माने जाते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि सफूरा जरगार स्टूडेंट एक्टिविस्ट में एक आइडल हैं। जिस तरह से उमर खालिद हैं, कन्हैया कुमार हैं, हालांकि उनकी सोच लेफ्टिस्ट हो या सेंट्रिस्ट हो या राइटिस्ट हो, वो बात अलहदा रहती है, लेकिन जब स्टूडेंट एक्टिविज़म की बात आती है तो ये लोग आइडल माने जाते हैं। और उन्हीं के साथ में हमारा एक प्रोग्राम होना और उनके साथ में एक मंच शेयर करना, उनके ख़यालात को सुनना, इससे ज़ाहिर होता है कि स्टूडेंट एक्टिविज़म में एक बौछार जो कि 5-6 सालों में आया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है। और उसी डर का नतीजा है सफूरा जरगार को अरेस्ट किया जाता है। सफूरा जरगार को किस बुनियाद पर अरेस्ट किया जाता है? ये वही CAA ड्रैकोनियन लॉ जिसके ख़िलाफ़ बोलने के लिए वो गुलबर्गा भी आई थी। चांदबाग में वो एक भाषण करती हैं और उस भाषण को ग्राउंड बनाया जाता है कि ये इन्फ्लेमेटरी है, ये भड़काऊ है, दो समुदाय के बीच में लड़ाने वाली बात है, रास्तों को रोकने की बात की गई है, फलाना ढिमकाना। ये तो सरकार उन्हीं की है, कलम उन्हीं का है, वो लिखेंगे, लेकिन हकीकत तो सब जानते ही हैं। उसके बावजूद उन पर जब अरेस्ट हुआ, उन्हें जेल में डाला गया, तो उनके लॉयर ने पिटिशन्स डाली, बेल पिटिशन, तो एक बार खारिज होती है, दूसरी बार, तीसरी बार खारिज होती है, चौथी बार में उनका बेल पिटिशन एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है, मैं डेट और टाइम के साथ तो नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लम्हात की हमारी गुफ्तगू है। जो सीक्वेंस है तो वो बड़ा मज़ेदार लगता है। मतलब पहला जो पिटीशन डाला गया उसमें दिल्ली पुलिस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का नहीं सोचती है। दूसरा पिटीशन डाला जाता है, वहाँ पर भी ह्यूमैनिटी नहीं मिलती है। तीसरा पिटीशन जब डाला जाता है उन्हें तब भी एहसास नहीं होता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी को बेल दिया जा सकता है। चौथा पिटीशन जब डाला जाता है, चौथे पिटीशन पर ये एग्री करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स सफूरा जरगार को बेल दिया जाए। मैं सवाल दिल्ली पुलिस से करता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आपको चौथे पिटीशन पे क्यों याद आता है? और जबकि कंटिन्यूस ये एक ग्राउंड फिक्स रहा कि प्रेगनेंसी को एक ग्राउंड बना करके, लीगल ग्राउंड बना करके पिटीशन डाला गया, बेल पिटीशन मांगा गया। तो वहाँ पर कहा गया कि पिछले 10 सालों में 39 बर्थ हुए हैं जेल में। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है जो उन्होंने कोर्ट को भेजी है। तो 39 बच्चों की वहाँ पर बर्थ हुआ है, पैदा हुए हैं, तो इससे कोई मसला नहीं है कि सफूरा जरगार प्रेग्नेंट हैं। ये खून खोलने वाली बात भी है और भारतीय जनता पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की राज्य सरकार पर हंसने वाली बात भी है कि मतलब आप कहते हैं कि जेल में 39 बर्थ हुए हैं पिछले 10 सालों में, ये एक और हो जाएगा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भूल जाते हैं। और जब बात आती है, जब पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में उनका कैसे ख्याल रखा जा रहा है, तो ये दिल्ली पुलिस कहती है कि जो मेडिकल फैसिलिटी घर पर नहीं दे सकते उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी हम घर पर जेल में दे रहे हैं। तो मेरा सवाल जो आम लोगों के बीच में भी है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सफूरा जरगार को करने की क्या ज़रूरत थी? तिहाड़ जेल में आपने रखा और कहा गया कि तिहाड़ जेल ओवर क्राउडेड है, इसीलिए हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख रहे हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? एक सेपरेट सेल में डाला जाता है, किसी से बात करने नहीं दी जाती। और आप जो UAPA डाल रहे हैं, जो आपने उस सफूरा जरगार पर डाला है, वो अभी प्रूव नहीं हुआ है। अगर वो प्रूव भी होता है तो उसकी सज़ा वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसकी सज़ा आप नहीं डिसाइड करेंगे, जेलर नहीं डिसाइड करेगा, पुलिस नहीं डिसाइड करेगी। लेकिन इन्होंने सफूरा जरगार की प्रेगनेंसी को ग्राउंड बनाकर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको डाला और कहते हैं कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं था, हमने उनके फैमिली को बात करने पर रोक नहीं लगाया था, उनकी फैमिली से वो कंटिन्यूस बात कर रहे थे। अगर इंसानियत आप में होती तो आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखते।
अगर आप कहते हैं कि फैमिली को बात करने की इजाज़त थी, तो मैं आपसे कहता हूं कि 24 घंटे जिस औरत को किसी की मदद की ज़रूरत होती है, किसी के साथ की ज़रूरत होती है, उस औरत को, उस लेडी को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल करके कहते हैं कि फैमिली से बात करने की परमिशन थी, तो एक आध घंटा फैमिली से बात करने से क्या उस प्रेग्नेंट लेडी की दुविधाएं ख़त्म हो सकती थी? ये मेरा एक सवाल है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम करे, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए जामिया में जो ओपन फायरिंग हुई थी, कपिल गुज्जर कुछ नाम था, उसको चंद दिनों में ही बेल मिल गई, और वहीं पर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे कफील खान हो, जामिया की स्टूडेंट्स लदीदा है, आयशा रेना है और ये सफुरा है, इनको इतने जेल में डाला जा रहा है, इन पर इस तरीके के एक्ट लगाए जा रहे हैं, और शर्जिल इमाम है, इनको भी काफ़ी सारे वक्त से जेल में रखा गया है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस किसके इशारों पर काम कर रही है? देखिए, जो आपका सवाल था जिसमें आपने तमाम नाम लिए, उसमें क्या आपने किसी एक हिंदू का नाम लिया है? आपके सवाल का जवाब मैं आप ही के सवाल से दे रहा हूं कि सवाल हैं, उसके जवाब मैं आप ही के सवाल से देने की कोशिश करूंगा। सफूरा जरगार का आपने नाम लिया, शर्जील इमाम का, कफील खान का, लदीदा का, फरजाना का लिया, आयशा रेना का लिया, उमर खालिद का लिया, शर्जील इमाम का लिया। इसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, ये सारे मुसलमान हैं। और जो कपिल मिश्रा जो फायर करता है वो हिंदू है, और जो अनुराग ठाकुर भड़काऊ भाषण देता है वो हिंदू है। इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन पर होती है। और तो जो दूसरा सवाल आपका था, जो कि एक ही था, मुझे दो लगे, तो एक ये भी है कि दिल्ली पुलिस किसके इशारों पर नाचती है। वहाँ पर तो सास बहू का झगड़ा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री मेरे हाथ में नहीं है, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, और वही दिल्ली पुलिस और वही दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस को छूट देती है, और कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होती है, उसे बेल दिया जाता है। अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई नहीं होती, बेल दिया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल वहाँ पर खामोश रह जाते हैं। लेकिन इनकी जब बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्वायरी की जब बात आती है, चार्जशीट देने की जब बात आती है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो उमर खालिद हो, उन पर कार्रवाई को फास्ट करने की अपील ये गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकती। तो इशारतन यही मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर की सरकार है, वो अपने हाथ में होम मिनिस्ट्री को रखते हुए, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए राज्य सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर रही है, और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं उनके ऑर्डर को, इसीलिए वो खामोश हैं। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मुलतविज़ हैं, और दोनों इसमें मुजरिम हैं। तो आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से, इन सब चीज़ों को जो चल रहे हैं कई महीनों से, आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से? देखिए, रोना तो इसी बात का है कि हम कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। तो उस आस में, उस एक ख्वाहिश में हम लोग जी रहे थे, इसीलिए हमने उनसे मांगा। होता है कि कई बार किसी चीज़ को मांगने पर कोई भूल जाता है, तो उसे बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। तो यही हमारे डिमांड थे कि आपने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो रोज़गार कहाँ हैं? आपने कहा था कि 15 लाख आएंगे, वो कहाँ हैं? तो ये सवाल हम ना करें, इसीलिए हमारी बहनों पर, हमारे भाइयों पर और हम पर, यानी कि मुसलमानों पर ड्रैकोनियन लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लाया जाता है। अगर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो आप हमारे शिकार बनेंगे और आपको जेल में डाला जाएगा। अगर आप नौकरी की बात करेंगे तो हम आप पर UAPA डालेंगे। अगर आप नौकरी की बात करेंगे, हम CAA ला करके आपको प्रोटेस्ट में बिजी कराएंगे, और प्रोटेस्ट में अगर आप सच को बोलेंगे, हक को बोलेंगे, तो हम आपको जेल में डालेंगे, ताकि उसका रोना छोड़ करके, जॉब का रोना छोड़ करके हम गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ा कर सफूरा जरगार की बेल पिटिशन दायर करें, बेल की गुहार लगाएं, कफील खान को रिहा करने की गुहार लगाएं। इसीलिए ये सरकार डाइवर्ट कर रही है। लेकिन हम इतने ढीठ किस्म के लोग हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जॉब है नहीं, तो हमारे पास सरकार है, सरकार के वादे हैं, तो हम बराबर 2 करोड़ रोजगार पूछेंगे, हम बराबर 15 लाख पूछेंगे, और हम बराबर CAA के प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और अगर आप सफूरा जरगार को जेल में डालोगे, कफील खान को जेल में डालोगे, शर्जिल इमाम को डालोगे, यहाँ तक कि अगर आप उमेर जुनैदी को भी जेल में डालेंगे, तो उमेर जुनैदी जेल में जाने को तैयार है, लेकिन आपके झूठ के सामने झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। हम जीते हैं तो सच के सहारे, मरेंगे तो सच के सहारे। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो कोरोना वबा चल रही है, आपके तमाम व्यूवर्स को मैं यही गुजारिश करूँगा, कोरोना जो वबा चल रही है, एक वायरस चल रहा है, उसके दरमियान में आप गवर्नमेंट के शिकार न बने।
ये भी मुझे एक पॉलिटिकल इवेंट लगता है, पॉलिटिकल। आज राजस्थान में जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी की सरकार गिराने को लेकर, खड़ा रखने को लेकर, बचाने को लेकर, जी, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? तो राजस्थान में देखिए, पब्लिक को सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है, पब्लिक को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, पब्लिक को मैरिज इवेंट्स करने से रोका जा रहा है, मगर पॉलिटिकल गैदरिंग बराबर हो रही है। जी, मैं आपको एक बात कहूँगा कि कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है तो वो लोगों के पास कार्ड्स होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स, जो कि उनके एनग्रेव्ड होते हैं, वो उनके पास परमानेंट होते हैं एज एन एम्प्लॉय। तो कोई इवेंट अगर करते हैं, वहाँ पर लिमिटेशन अगर लगाया जाता है कि 100 लोगों की एंट्री है, तो वो 100 नए पास बनाएंगे, वो उन 10 कर्मचारियों के पास नहीं बनाएंगे। तो ये कोरोना भी वैसे ही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, उनके लिए कोरोना फ्री स्टेट है। तो राजस्थान में वो सरकार गिराने की बात करें या सरकार बनाने की बात करें, वो एमएलएस को खरीदने की बात करें, उनके लिए कोरोना फ्री स्टेट है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो कोरोना हर जगह फैला हुआ है। तो यही मेरी जनता से उम्मीद है कि ये जो पॉलिटिशियंस गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये उनका दौर है, उनका पीरियड है। जैसे कि हमने सुना है फिरौन का दौर ख़त्म हो गया और कई ऐसे बादशाहों का दौर ख़त्म हो गया जो खुदाई का दावा करते थे और मैं ग्रेट हूँ, जैसे अलेक्जेंडर ग्रेट का भी दावा था कि मैं दुनिया को कॉन्कर करूँगा, वो भी चले गए हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये चंद घंटे के, चंद महीने के या चंद साल के मेहमान हैं, ये भी चले जाएंगे, लेकिन हक़ानियत और हक़ ज़रूर टिकेगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गवर्नमेंट के इस कोविड क्राइसिस का शिकार ना बने। और मरना तो एक दिन तय है, मरना तो एक दिन तय है। और जिस तरह से 2014 में जो सरकार आई है, वहाँ पर बेरोज़गारी से, भुखमरी से मौतें हो रही हैं। ये कोरोना से भी कुछ मर जाएंगे, उनके लिए तो नंबर है, लेकिन हमारे लिए हमारे जज्बात हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने जज्बात को काबू रखें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने वातावरण को सेफ़ रखें और अपने घरों में रहिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और सोशल मीडिया के ज़रिए इस सरकार पर सवाल उठाते रहिए। ट्विटर कैंपेन चलाइए, फेसबुक कैंपेन चलाइए, आप जो करना है करिए। जिस तरह से वित्त आर्जी की भी नुक्कड़ जनसभाएं चल रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट करिए। आप हर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और ये आप राजनीति छोड़ दीजिए, राजस्थान छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनका दौर है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप ज़िंदा रहेंगे तो ही इनको ख़त्म कर पाएंगे। ये गंदी राजनीति को अगर ख़त्म करना है तो हमारे पास बहुत बड़ा टूल है, वो है हक़ की बुनियाद, और दूसरा है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान। ये दोनों को मजबूत लेकर के हम चलेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस भारत को वही भारत बनाएंगे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में खड़े रहता था। हिंदू की थाली में मुसलमान खाता था तो मुसलमान की ईद में शीर खुरमा पीने हिंदू जाता था। इस भारत का सपना लेकर के आप और हम चलेंगे और बहुत ही जल्द उस भारत को हम बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।